हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फॉर क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड स्टेट। क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के लिए हम स्टेट करना है। पार्ट 1 में दिया हुआ है द टाइप ऑफ लैटिस इन विच इट क्रिस्टलाइजेस। तो जो सोडियम क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है वो जब उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो किस टाइप का लैटिस फॉर्म करता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज होता है एक्सपैंडेड फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में, और उसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, NaCl crystallizes in expanded face centered cubic arrangement, also known as cubic close पैक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये इसकी अरेंजमेंट है। राइट, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में गिवन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन द क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस में हमें दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ सोडियम आयन विल बी 6, और इस लैटिस में यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में क्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। तो ये जो है 6:6 के रेशियो में होंगे। राइट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गिवन है द नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम एक यूनिट सेल लें सोडियम क्लोराइड का तो उसमें नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस हमें बताने हैं। राइट, तो इसमें क्या होगा कि यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 तो Na+ आयंस होते हैं और 4 Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, 4 आयंस होते हैं दोनों के। ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स का हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताना है। तो जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल्स इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये होगा इसका structural arrangement. Right, so this is our required solution. Thank you. हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो IIT JEE 2001 में पूछा जा चुका है। इसका एक स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। मतलब इसका क्या है, स्टेटमेंट 1 एक तरीके से स्टेटमेंट 1 क्या है, असर्शन यानी कथन है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, उसका रीज़न यानी कारण है। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं हम जब इन एनी आयोनिक सॉलिड लाइक MX विथ शॉर्टकी डिफेक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम। ठीक है, पूछा गया हमसे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, और इसका रीजन बोल रहा है एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसी आर प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब सेम सिमिलर साइज के जो एनायंस और कैटायंस होते हैं, मतलब A पॉजिटिव आयन और B नेगेटिव आयन, मतलब कैटायन और एनायन होते हैं, वो अपनी लैटिस साइड से मिस होकर कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें हाईली आयोनिक कंपाउंडों में ये होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिमिलर साइज के एनायन और कैटायन ही इसमें पार्ट लेते हैं। मतलब ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखा गया है जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, अब ये बोला है एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट, और ये बात भी बिल्कुल सही है। इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन वैकेंसी प्रेजेंट होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है
जो IIT JEE 2008 में पूछा हुआ है। ये एक पैराग्राफ टाइप का प्रॉब्लम है और हमारे इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो हम इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है इन अ हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टल फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिस्क्राइब एज अ हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, और हियर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सेल आर रेगुलर हेक्सागोन्स। उसने ये बोल रहा है रेगुलर हेक्सागोन्स है एंड 3 एटम आर सैंडविच्ड इन बिटवीन देम। 3 एटम उसके कुछ सैंडविच्ड बीच में लगाए गए हैं। स्पेस फिलिंग मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग उसको बोलते हैं। अब हमें आगे बोल रहा है इज कॉन्स्टिट्यूटेड of a sphere on a flat surface surrounded in the same plane by 6 identical spheres as closely as possible. 3 spheres are then placed over the first layer. फर्स्ट लेयर पे 3 स्पेयर डाले गए and so that they touch each other and represent the second layer. सेकेंड लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर वो। One of the 3 spheres touches 3 spheres of the bottom layer. Finally the second layer is covered with a third layer identically to the bottom layer is relatively position. Assume the radius of every sphere is r. हमको ये जो कंडीशन बोली हुई है और हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम इन अ HCB यूनिट में हमको नंबर ऑफ एटम बताने हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमको कंडीशन दी हुई है सबसे पहले हम वहाँ पे हमारी ये देखते हैं कि जो बताया हुआ है वो मतलब जो SCP है वो किस टाइप से रिप्रेजेंट की गई है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमसे बोला हुआ है मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन FCP यूनिट में हमको निकालने हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3 एटम्स इन बी लेयर। जब यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे जो 3 एटम है इस बी लेयर में ये 1 2 और ये 3 एटम यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल एटम्स इन बी लेयर यहाँ पे लिखा है 3। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं देयर आर 12 एटम्स इन 2 A लेयर्स। हमको पता है जो A लेयर है उस पर टोटल यहाँ पे देखो ये जो A लेयर है हम यहाँ पे देख सकते हैं पहली A लेयर में कितने हैं टोटल 6 एटम है और दूसरी यहाँ पे A लेयर है उसमें कितने हैं टोटल 6 एटम है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देयर आर 12 एटम्स इन 2 A लेयर्स इच शेयर्ड अमॉन्ग्स्ट 6 प्रिज्म ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो 12 एटम दिए हुए हैं और एक प्रिज्म के टाइप में दिया हुआ है तो इसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एटम। ठीक है, अब हमको पता है जेड इफेक्टिव जब हम निकालेंगे फॉर A लेयर के लिए तो जेड इफेक्टिव इन बोथ A लेयर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इन बोथ A लेयर। यहाँ पे जो पहली लेयर है A उसमें हम दोनों में निकालते हैं। तो हमको पता है जो पहली A लेयर में हमने यहाँ पे निकाला है जेड इफेक्टिव कितना निकाला है इसके लिए हम यहाँ पे 12 यहाँ पे मतलब 2 आ चुका है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना लिख देंगे हम यहाँ पे फॉर A लेयर के लिए 2 तो हमारा ये आया और अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे +1 मतलब एक सेंटर एटम भी है और सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो A लेयर के लिए कितने एटम आ गए हमारे पास 3 एटम आ गए पर A लेयर। यहाँ पे मैं A लेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं हम जेड इफेक्टिव इन लेयर A 2 A लेयर। तो मतलब पहली जो A लेयर है यहाँ पे मैं लिखूँगा बोथ 2 लेयर A। उसमें लिए कितने एटम्स हो गए हमारे पास पहली में 3 है तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे 3 + 3 कितने हो जाएंगे टोटल 6 एटम हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि पहला जो हमारा प्रॉब्लम था कि जेड इफेक्टिव ठीक है जेड इफेक्टिव ऑफ SCP यूनिट सेल। तो जेड इफेक्टिव और SCP यूनिट सेल हमारे पास कितने आ जाएंगे हमारे पास 3 तो पहले A लेयर के आ चुके हैं और फिर हमारे पास कितने आ जाएंगे 3 + 3 के टोटल 6 आ चुके हैं। क्योंकि जेड इफेक्टिव इन बी लेयर जब हम बी लेयर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस तरफ कि जेड इफेक्टिव इन बी लेयर जो लेयर बी है उसमें भी जेड इफेक्टिव कितने हो जाएंगे उसमें भी जेड इफेक्टिव 3 ही होंगे जैसे ऊपर वाली कंडीशन में है ताकि तो जेड इफेक्टिव कितने हो गए 3। तो टोटल हमारे पास जेड इफेक्टिव और SCP लेयर कितने आ चुके हैं 6। तो हमारा जो प्रॉब्लम में दिया हुआ था तो उस क्वेश्चन में हम इसका आंसर लगाना चाहेंगे जो हमारा आंसर दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी जेड इफेक्टिव फॉर SCP लेयर कितने होते हैं 6 होते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट ओवर कर लिया है अब हम आ चुके हैं इस सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे इस क्वेश्चन का क्या होगा द वॉल्यूम ऑफ
दिस एससीपी यूनिट, हमसे मतलब एससीपी यूनिट की वॉल्यूम पूछी गई है। तो अब हम देखते हैं कि जो एससीपी यूनिट है उसमें वॉल्यूम के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ता है। तो हम जानते हैं, जैसे इस अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ एससीपी यूनिट। तो वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमको चाहिए एक तो हाइट, ठीक है, और दूसरा हमको चाहिए होता है बेस एरिया। बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल्स टू होती है वॉल्यूम। तो अब हमको सबसे पहले हाइट की कैलकुलेशन करते हैं कि हाइट कैसे फाइंड करेंगे इस एससीपी यूनिट के लिए। तो अब हम इस डायग्राम में जो हम मतलब मैंने दो एटम को मतलब एक तरीके से इसका ओवरव्यू लिया गया है। तो अब हम यहाँ पे हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट के लिए जब हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एम ओ आर में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ट्राइंगल एम ओ आर में जब हम देखते हैं, तो जब एम ओ आर में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर, मतलब ओ एम क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर, और आर ओ ओ आर का इसका बेस, और इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा एम आर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ चुका है पाइथागोरस थ्योरम के बाद। अब हमारे पास ओ एम की वैल्यू, ओ एम कितनी हो गई हमारे पास c/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ओ आर चाहिए, ओ आर हम फाइंड करेंगे तो ओ आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से लेके जो ओ आर है ये क्या है, ये एक मतलब जो वो यूनिट सेल होती है क्यूब में, तो क्यूब की यूनिट सेल में जब हम उसको मतलब देखते हैं तो उसका बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है 2r/√3 का स्क्वायर। अब हमारे पास एम आर, तो एम आर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। हम भी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो c/2 का होल स्क्वायर, ये 2r/√3 का स्क्वायर को राइट तरफ लेके जाने के बाद और कैलकुलेट करने पर तो हमारे पास बनता है इधर 8r² / 3। तो और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो c/2 इक्वल्स टू हमारे पास बन जाता है, c/2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2r इंटू मतलब √2/3। तो फाइनली हमारे पास जो c है उसकी लेंथ है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 4r डिवाइड मतलब √2/3। यहाँ तक हम इस क्वेश्चन में c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो इसकी हाइट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे हाइट, तो c/2 लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर 2a √2/3, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r। अब यहाँ तक हम इसकी हाइट फाइंड कर चुके हैं, अब हमको फाइंड करना है बेस एरिया। हमारे इस क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे जो एक हेक्सागोनल था इसके एक फेस को देखते हैं और अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेस एरिया फाइंड करेंगे। अभी जो हेक्सागोनल है इसकी एक साइड की लेंथ कितनी हो गई a, और a इक्वल्स टू होता है 2r, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको कितनी दी हुई है a दी हुई है। अब हमको बेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल है मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये वाला C से होते हुए ये जो ट्राइंगल है हम इसकी बात करते हैं, तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बेस एरिया के लिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस एरिया, तो उसके लिए अब जिस ट्राइंगल में देखते हैं मतलब sin 60 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 60 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब ये DC डिवाइड बाय AC। मैं यहाँ पे आप अच्छे से लिख देता हूँ आप ताकि अच्छे से समझ सके, DC डिवाइड बाय AC। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब हमको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो हमारा एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पे P, वो आ जाएगा हमारे पास 2r × √3/2। ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। तो एल्टीट्यूड फाइनली P कितना आ जाएगा हमारे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3 × r। यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब हमको एरिया फाइंड करना है। तो बेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं हेक्सागोनल में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हमारे पास आ चुकी है √3 × r। तो बेस एरिया हमारे पास टोटल क्या आ चुका है √6 × √3r²। यहाँ तक हमारा बेस एरिया आ चुका है। अब हमको फाइंड करना था, हमारे पास बेस एरिया आ चुका है और हमारे पास हाइट आ चुकी है। हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था वॉल्यूम, तो हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमसे पूछा हुआ था वॉल्यूम ऑफ एससीपी यूनिट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेस एरिया इंटू उसकी हाइट। अब हमारे पास हमने हाइट भी निकाल चुके हैं और बेस एरिया भी फाइंड कर चुके हैं। तो बेस एरिया हमारा कितना आया 6√3 × r², और हाइट हमारी आ चुकी है 4r
√2/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट कितना आएगा 24√2 इंटू r³। मतलब इसका ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ SCP आ चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ SCP हमारा ये आ चुका है और हमसे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे पहले प्रॉब्लम दिया हुआ था हमारा, तो उसमें इसका आंसर क्या हो। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ये A 24√2/r³। ठीक है, हमारा ये वॉल्यूम ऑफ SCP हमने निकाल चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है द एम्प्टी स्पेस इन SCP यूनिट सेल, मतलब उसमें कितना % उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो हमको एम्प्टी स्पेस बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं एम्प्टी स्पेस कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, सबसे एम्प्टी स्पेस निकालेंगे, हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3πr³ इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव हमको पता है फॉर FCP कितना होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमको पता है जो जेड इफेक्टिव फॉर FCP होता है वो कितना होता है 6 पर यूनिट सेल के लिए होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4/3πr³ इंटू 6 डिवाइड बाय a³। अब हमको फाइंड करना होगा मतलब रेडियस और इसकी एज लेंथ में रिलेशन। तो हमको पता है A = होता है यहाँ पे 2r। जब हम A की जगह 2r रख के यहाँ रखेंगे 4/3π, r की जगह मैं रख देता हूँ A/2 का होल क्यूब इंटू 6 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा कितना दिया हुआ है a³। तो यहाँ से जब इसको ये a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो अराउंड आएगा 74%। अब हमसे पूछा है वॉइड स्पेस, तो वॉइड स्पेस के लिए क्या करना है हमको, मतलब कितना स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। तो स्पेस के लिए कितना हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, तो 100 माइनस उसका पैकिंग फ्रैक्शन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26%। तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर दिया होगा हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन 26 है। तो अब हमने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस भी फाइंड कर लिया। एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 26%। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के तीनों जो प्रॉब्लम्स दी हुई थी हमने एक एक करके इसको सॉल्व कर लिया है। ये IIT JEE 2008 में पूछा हुआ प्रॉब्लम था पैराग्राफ टाइप का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ताकि इससे सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए।